और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने 44 दिन बाद लड़की के शव को कब्र से बाहर निकाला है। मामला कटकम सांडी थाना के खुटरा गांव का है। मृतक रोशनी खातून कटकम सांडी थाना के खुटरा गांव में अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई करती थी। करीब 44 दिन पहले कुएं में उसका शव मिला था, जिसके बाद परिजन आनन फानन में शव उसके पैतृक गांव केवला लाए और वहां के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में लड़की के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने केवला कब्रिस्तान में मजिस्ट्रेट, चौपारण बीडीओ और चौपारण सर्किल इंस्पेक्टर की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हवाले कर दी तो हमें कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फिर 2-4-10 दिन के बाद हमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर से कुछ सुराग मिलने लगा। कभी किसी से पता चले कि बोल हमारी बच्ची गायब थी, कभी कुछ पता चले, कभी कुछ पता चले, तो हमारे दिल में शंका पैदा होने लगा। हम आरोप यही लगा रहे हैं, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, समझे, उन्होंने जो देखा है उसके मुताबिक हम गवाह यही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि हमारी दोनों साली और ये गौरी शंकर मंडल जो पुलिस स्टाफ है वो हमारी बच्ची का हत्या किया। हमारी बच्ची कुएं में डूब के नहीं मरा। और राकेश हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, हम सुन सकते हैं कि लड़की के पिता काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से साफ हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगा और क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो मृतिका है उसका शव मिला था कुएं से, और उसके बाद फिर जो परिजन है वो इसको सामान्य मौत मानकर, कुआं में गिरने की मौत मानकर वो सबको अपने घर ले आए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, दफन कर दिया गया। उसके बाद जो मृतिका के पिता है उनको इस बात की आशंका हुई कि इसकी मौत कुएं में गिरने से नहीं है बल्कि इसकी हत्या हुई है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके बाद फिर ये पूरा प्रक्रिया किया गया है, जहाँ से शव को निकाला गया है और सबको यहाँ से रिम्स भेज दिया गया है, जहाँ पे कि रिम्स में इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ होगा कि आखिर मृतिका का मौत कैसे हुआ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने, जिस तरह से मृतिका के पीड़ित पिता ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो बेहद शर्मनाक है, और बेहद चूंकि वो अपने ही परिजनों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी तमाम बिंदुओं पर छानबीन करने की एक बड़ी चुनौती और पूरे मामले का उद्भेदन करने का भी एक बड़ा चुनौती है। जी राकेश, लड़की के पिता क्या कह रहे हैं? आखिर उन्हें शक कैसे हुआ और क्या उन्हें पहले इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटी की हत्या भी हो सकती है? जी देखिए, जिस तरह से मृतिका के पिता ने कहा है कि पहले हमें कोई इस बात का शंका नहीं था कि उसकी मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई होगी, लेकिन जब इस घटना के बाद फिर लगातार जो बातें छन छन कर सामने आने लगी और जो वो अपने स्तर से भी पता करने लगे, तो उन्हें लगा कि मृतिका की हत्या की गई है। हालांकि पूरे मृतिका के पिता के आरोप है, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी अनुसंधान कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सबको निकाला है कब्र से, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं एक बार कि मृतिका के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस उसको बेहद संजीदगी से इस मामले में तफ्तीश करेगी और पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। जी चलिए राकेश, नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि सरकार बदलने पर विकास की तस्वीर भी बदलती है। ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से पिछली सरकार में एमओयू के बाद कई कंपनियों ने जमीन पर काम करना शुरू किया था। इसी को लेकर रांची के चकमे पंचायत में खुशी का माहौल था, लेकिन अभी इस खुशी पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। साल 2017 में मोमेंटम झारखंड के दौरान मॉरिशस की लघुना कंपनी ने रांची के बुढ़मू प्रखंड के चकमे पंचायत में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की थी, जिसे लेकर यहां के लोगों को रोजगार को लेकर उम्मीदें जगी थी। एमओयू के बाद पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ओर से कंपनी को चक्र में जमीन भी मुहैया करा दी गई। अक्टूबर 2019 में पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रघुवर दास के शिलान्यास के बाद 7 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 2020 में कोरोना काल शुरू होने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। नई सरकार की तरफ से आज तक अधूरे निर्माण को शुरू कराने की पहल नहीं की गई। बदले हालात में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सब कुछ ठप पड़ा है। यहाँ पे कंपनी का कहना था कि प्रत्यक्ष रूप से कम 22 से 2500 महिला काम करेगी, जो 18 से 30 वर्ष की उम्र की होगी, आयु की होगी।
और उन लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा था। बीच में ये कोरोना काल के वजह से, काम बंद के वजह से उन लोगों भी बेरोजगार पड़ा है। जो बच्ची लोग ट्रेनिंग ली थी वो लोग भी सब बेरोजगार बैठी हुई है, काम भी नहीं हो पा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ इसमें ये नहीं दिख रहा है। दरअसल टेक्सटाइल कंपनी खोलने की स्थिति में 2,500 से 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की बात थी। कंपनी की ओर से बाकायदा इसे लेकर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया था। आज ट्रेनिंग के बाद महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। अब हेमंत सरकार अब पता नहीं क्या कर सकते हैं, मगर अभी भी क्यों बंद किए हैं? खोलना तो उनका अथी है, मगर हम लोग को महिलाओं से को अथी किए हैं कि ठग के अथी किए हैं और बोलते हैं कि तमिलनाडु में हम लोग तो ऐसा नहीं जा सकते हैं। छोटा छोटा बच्चा 3 महीना प्रशिक्षण दे के बैठे हुए हैं। अब आशा लेके हैं कि फैक्ट्री जल्दी से खुल जाए, अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है। अब सभी महिलाएं लोग आशा देख रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको खोलने का कोशिश करे और हम लोग को रोजगार मिले। दरअसल MOU के बाद राज्य सरकार को जमीन पर काम करने वाली कंपनियों को 7 साल तक सब्सिडी देनी थी और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराना था। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बदली हेमंत सरकार में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ चालू होता तो हम लोग को रोजगार मिलता है। ट्रेनिंग व्रेनिंग करवा लिया है, उसके बाद फिर बंद कर दिया है। और क्षेत्र भी डेवलप करता है लेकिन बंद हो गया है। इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत है और ट्रेनिंग व्रेनिंग करवा कर भी आशा दे के आदमी काम में नहीं लगा रहा है, बंद करवा दिया। चालू हुआ अच्छा से चल रहा था तो गाँव वाले लोग खुशहाल थे, ट्रेनिंग भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। मायूस है लोग कि क्यों बंद हो गया, अभी चालू भी नहीं हो रहा है फिर से। युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने को लेकर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने साल 2015 में उद्योग स्थापना हेतु कई नीतियां बनाई थी, जिसे आगे बढ़ाना मौजूदा सरकार का काम है। ये तस्वीर है अधूरे निर्माण की। अगर अंजाम तक पहुंचती तो कहानी कुछ और होती। जब अक्टूबर 2019 में यहाँ पर निर्माण कार्य लघुना इंडस्ट्री की तरफ से शुरू हुआ था तो स्थानीय लोगों में एक उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उनकी ज़िंदगी भी बदलेगी। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, फिर कोरोना आया और सब कुछ जैसे ठप सा पड़ गया। अब यहाँ के लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर रोजगार की बहार आए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और उधर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के दौरान जितने भी MOU हुए थे उसे लेकर वर्तमान सरकार उदासीनता बरत रही है। पूरी तरह सरकार डिरेल हो गई है। अब हम सब इसी आश्रय में थे। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जिन्होंने उद्योग लगाए, सारा सबको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, काम शुरू हो गया, हजारों लोग को ट्रेनिंग दे दी गई, ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार मिला और 1 साल के अंदर सब धराशायी हो गया। यही तो इस सरकार की नियति है। रांची में साइकिल शेयरिंग की सेवा अब भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। मार्च 2019 में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और रांची नगर निगम की ओर से शुरू की गई साइकिल शेयरिंग सेवा पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में अलग अलग जगहों पर साइकिल स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में मार्च 2019 में साइकिल शेयरिंग की शुरुआत की गई। उद्देश्य यही था कि लोगों को स्वस्थ रखने के साथ साथ सड़क पर वाहनों के दबाव को कम करना और पर्यावरण को भी संतुलित रखना। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, आज हम उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम ऐसे ही एक स्टैंड में हैं और साइकिल सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। जर्मनी मेड साइकिल है, 50,000 रुपए इसकी कीमत है। इसके उपयोग के लिए भी जो नियम बनाए गए हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके ऐप है, आप ऐप के जरिए जाकर इस साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि कितना उपयोग हो रहा है, मार्च 2019 से अब तक इसमें कितना विस्तार हो पाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। ये साइकिल पहले बताइए कि इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? इस साइकिल के बारे में इतना पता तो है कि ये ऑनलाइन के हिसाब से चलता है, लेकिन इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करे, कैसे लॉगिन करे, वो पता नहीं है। रांची
का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ये इलाका और यूं कहें कि बगल में रांची कॉलेज, जिसको लेकर ये बातें भी हो रही हैं कि छात्र चूंकि आ नहीं रहे हैं इसलिए इसका उपयोग भी बहुत कम हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से अगर आप स्टैंड पर गौर फरमाएं, इस वक्त तकरीबन 23 साइकिल इस स्टैंड में इस वक्त खड़ी हैं और कोई भी इसका उपयोग करने वाला नहीं है। धूल फाक रही हैं ये तमाम साइकिलें और जिस ऐप के जरिए, जिस ऑनलाइन सेवा के जरिए इसका उपयोग होना है उसमें भारी गिरावट आई है। राजधानी रांची में साइकिल शेयरिंग की शुरुआत के दौरान लोगों ने इसकी सराहना की, लेकिन समय के साथ जो संख्या में इजाफा होना चाहिए था, लोगों के द्वारा जो जागरूकता दिखनी चाहिए थी इस दिशा में, वो कहीं ना कहीं समय के साथ कम होती चली जा रही है। इस वक्त हम फिरायालाल चौक के पास है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम वाला इलाका है, राजधानी का हृदय स्थली कहा जाता है, मेन रोड का इलाका है। बावजूद इसके आपको यहाँ साइकिल देखने को मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लेना जरूरी है। जो साइकिल स्टैंड में मुझे लगता है कि इतने कम पैसे में आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिर भी लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, अब आदमी को एकदम सुस्तपन ज़्यादा हो गया है। आजकल सोचता है ना कि हम गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसी कारण से साइकिल जो थोड़ा सा पड़ा हुआ नजर आता है ना। और अभी थोड़ा सा वो कॉलेज स्कूल ढंग से खुला भी नहीं है ना, जिस ढंग से खुलने लगे अभी थोड़ा बहुत कुछ स्कूल या कॉलेज हल्का फुल्का खुला है तो वो सब थोड़ा बहुत निकल रहा है ना, तो अब निकलना तो स्टार्ट होगा ना। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर हम स्मार्ट सिटी कारपोरेशन की बात करें, रांची नगर निगम क्षेत्र के अधीन ये इलाका अगर डेवलप हो रहा है और खासकर अगर हम साइकिल की सेवा की बात कर रहे हैं, साइकिलिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आपको स्वस्थ रखने की बात हो रही है, तब आपको इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के अंदर अब भी जागरूकता की कमी है और लोग इसे अपना नहीं पा रहे हैं, जबकि आपके लिए ये सबसे बेहतर ऐसी सेवा हो सकती है जो आपको स्वस्थ भी रखे और आपकी जेब पर कम खर्च भी हो। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मौसम की बात करते हैं, जिसमें पिछले कुछ सालों से ठंड के दिनों में ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों के बाद रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश के अनुमान भी हैं। हालांकि इन सब के बीच रांची के मॉर्निंग वॉकर्स की रूटीन में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों में पूर्वैया हवा चलने से टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है, लिहाजा ठंड और कनकनी बढ़ गई है। बावजूद इसके रांची के मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर जो हैं उनके रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वास्तव में एक जो आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो ठंड बढ़ी है, लेकिन आप लोग की रूटीन बदस्तूर जारी है, क्योंकि हेल्थ के लिए आपको रेगुलर मॉर्निंग वॉक या फिर जो भी जॉगिंग कर रहे हो ज़रूरी होता है। तो अब ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर हेल्थ को अगर ठीक रखना है तो आपको करना ही पड़ेगा। बस प्रिकॉशन लेके चलिए कि कैप पहनिए। बिल्कुल, आपने भी ठंड में जो बदलाव एक जो है उसको महसूस किया है, यानी क्या हर दिन आती हैं? वीक में 1 दिन का ऑफ होता है हमारा, सो कॉज बॉडी को भी रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो 1 दिन का ऑफ हम लेते हैं। मैडम, एक जो टेम्परेचर रांची का अब गिरा है, आप देख रहे हैं कि फिर भी आप लोग का रूटीन है, कोई बदलाव नहीं है आप लोग के मॉर्निंग वॉक में? नहीं, हमारा एकदम रेगुलर रूटीन है। इवन हमारे बच्चे भी आते हैं रेगुलर वॉक करने के लिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार ठंडी लगती है, उसके बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ठंड को लेकर के जो रूटीन है उससे कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही मौसम विभाग का जो अनुमान है कि पिछले 2 दिनों में जो ठंड बढ़ी है वो पूर्वैया हवा के कारण है, और आने वाले जो 2 दिन है पारा गिरने से कनकनी बढ़ेगी और 26, 27, 28 तारीख तक रांची समेत कई जिलों में जो आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही बारिश का भी अनुमान है, लिहाजा डॉक्टर्स की भी सलाह है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, खासकर 60 साल से ऊपर वाले लोग, वो घर में धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक लेने निकलें और ठंड में विशेष एहतियात बरतें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पाकुड़ में ठंड और कोहरा कहर बरपा रहा है। आम लोग परेशान दिख रहे हैं, वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ में ठंड का
काफ़ी असर देखा जा रहा है। बीते रात से ही कोहरा छाया हुआ है और इतना धुंध है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बस, ट्रक हो या ऑटो हो, सभी को परेशानी हो रही है। सभी लाइट जलाकर चल रहे हैं और लोग अपने कामों में निकलने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। मजदूर वर्ग भी अपने काम पर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर धुंध इतना ज़्यादा है कि सड़क भीग चुका है। जगह जगह लोग अपने व्यवस्था से अलाव जला करके ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तापमान काफ़ी लुढ़क गया है, 8 डिग्री से भी नीचे आ गया है और धुंध अभी भी छाया हुआ है। लोग धुंध हटने की इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच लोग अपने काम भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और गोड्डा में अचानक से पारा गिरने और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। घरों में दुबके रहने को लोग मजबूर हैं और अधिक जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। गोड्डा देवघर NH 133 का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। लोग सुबह के 9-10 बजे तक घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, कारण शीतलहरी और उस पर ये कोहरे की मार। अभी हम खड़े हैं गोड्डा देवघर NH 133 पर, जहां अमूमन ये व्यस्ततम सड़क है और अमूमन लोग आते जाते नज़र आते हैं, मगर सड़कें इस ठंड के कारण वीरान नज़र आ रही हैं। बहुत कम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए निकल रहे हैं और जो भी निकल रहे हैं उनकी वाहनों का लाइट आप देख सकते हैं वो जला हुआ है। कोहरे की चादर पूरे शहर को और शहर के बाहर तक लपेटे हुए है। तो मौसम की जो जानकार हैं उनकी अगर माने तो उनका कहना है कि ये अगले 5-6 दिनों तक ये कहर अभी भी जारी रहने की संभावना है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge not to waste water at all. Before leaving school, the excess water from our water bottle is poured in the pots with plants in our green campus, thus helping in plant watering. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।